कैसे पेटीएम गुपचुप तरीके से फोन पे और भारत पे को खत्म कर रहा है। हिंदी मीडियम के लड़के ने बनाई करोड़ों की कंपनी। हाँ, कहानी है पेटीएम की। एक वक्त में इंग्लिश की वजह से फेल होने वाले अलीगढ़ के एक गांव से आए विजय शेखर शर्मा ने एक डिजिटल पेमेंट की क्रांति ला दी थी। वो भी तब जब भारत नोटबंदी के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को जब देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की, उस दौरान बैंकों में और एटीएम के बाहर पैसे निकालने वालों की लंबी कतारें लगने लगी। इस दौरान लोगों के पास पैसे होने के बावजूद उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तब लोगों का ध्यान डिजिटल पेमेंट्स की ओर आकर्षित होने लगा और बेटर ऑप्शन के रूप में सामने आया पेटीएम। आज हम जानेंगे कैसे घाटे में चल रही पेटीएम ने अचानक से कैसे बदला खेल और कैसे भारत पे, फोन पे जैसी डिजिटल कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। साथ ही जानेंगे विजय शेखर शर्मा ने अपनी सफलता की कहानी कैसे गढ़ी। दोस्तों, जब से भारत में चाइनीज ऐप बैन हुए हैं, तब से भारत पे, गूगल पे और पेटीएम ऐप के बारे में लोग काफी सर्च कर रहे हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग अब किसी भी भुगतान के लिए यूपीआई का ही सहारा लेते हैं। कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन में और तेजी आई है। वैसे दोस्तों, यूपीआई के फायदे सभी जानते हैं, जैसे इसकी मदद से किसी खाते में तुरंत राशि भेजी जा सकती है। इससे फंड ट्रांसफर में एनईएफटी से कम समय लगता है। एक मोबाइल एप्लीकेशन से कई बैंक खाते से लेन देन ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इस बैंक द्वारा दिए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल होता है। आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रकम ट्रांसफर होती है। हर पेमेंट को अधिकृत करने के लिए मोबाइल पिन की जरूरत होती है। हर बैंक का यूपीआई प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से विकसित किया गया है और भी कई फायदे इसमें शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेटीएम के मालिक और सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं। इन्होंने अगस्त 2010 में अपने ऑनलाइन वॉलेट पेटी की स्थापना की थी। उस समय भारत में इस तरह की वेबसाइट लोकप्रिय नहीं थी और लोग इन्हें ज्यादातर यूज भी नहीं करते थे। लेकिन पेटीएम का कैशबैक फीचर लोगों को काफी पसंद आया और 2016 नोटबंदी के कारण ये कंपनी सफल होती चली गई। आपको बता दें कि पेटीएम भारत की कंपनी है और इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा भी भारतीय नागरिक हैं। कंपनी का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। विजय शेखर शर्मा अब भारत के जाने माने बिजनेसमैन बन गए हैं। साल 2017 से विजय शेखर शर्मा भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं। दुनिया की प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति $2.7 बिलियन है। 8 जुलाई 1978 को जन्मे शर्मा अब 42 इयर्स के हो गए हैं। इन्होंने दिल्ली की तकनीक यूनिवर्सिटी से 1994 से 98 के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की थी। विजय जब दिल्ली में रहते थे तब वो छुट्टी वाले दिन बाजारों में घूमकर फॉर्च्यून और फोर्ब्स जैसी मैगजीन्स की पुरानी कॉपियां खरीदा करते थे। इसी में से किसी पुरानी मैगजीन में उन्होंने एक बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी पढ़ी। स्टोरी में बताया गया था कि कैसे अमेरिका के सिलिकॉन वैली में रहने वाले शख्स ने अपने गैराज से एक कंपनी शुरू की और उसे कामयाब बनाया। इस स्टोरी ने विजय को काफी प्रभावित किया और उन्होंने ठान ली कि वो भी बिजनेस करेंगे और उसे कामयाबी तक ले जाएंगे। विजय हमेशा से ही गूगल से बहुत इंस्पायर्ड थे। यही वजह रही कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गए, लेकिन आर्थिक कमी के कारण वो यहां ज्यादा समय तक न रह पाए। साल 2001 में विजय ने साउथ दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे में 197 कम्युनिकेशंस नाम से एक कंपनी शुरू की। ये वेबसाइट यूजर्स को न्यूज, क्रिकेट स्कोर, रिंगटोन, जोक्स और एग्जाम रिजल्ट जैसे मोबाइल कंटेंट प्रोवाइड करवाती थी। इस कंपनी को पेटीएम की पेरेंट कंपनी माना जाता है। अब विजय अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच चुके थे। इन्हीं दिनों इनके साथ कुछ ऐसी बातें हुई जिससे इन्हें नया बिजनेस आइडिया मिल गया। विजय को जब भी किराने का सामान लेना होता या ऑटो वाले को पैसे देने होते तो इन्हें छुट्टी की दिक्कत आती। ऐसे में इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे ऐसे कामों में कैश का झंझट ही खत्म हो जाए। बता दें कि देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी बन चुकी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने अपना आईपीओ खोल दिया है। कंपनी इसके जरिए 18,300 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम के आईपीओ का बैंड 2080 से 2150 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। ऐसे में अगर पेटीएम का आईपीओ सफल होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। शुरुआती समय में तो पेटीएम के शेयर यानी पेटीएम चलाने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर पहले ही दिन जैसे धड़ाम से गिरे। वो कोई अनहोनी नहीं थी।
कंपनी के कामकाज, कंपनी के मुनाफे और घाटे, कंपनी जिस कारोबार में है उसमें लगातार बढ़ते मुकाबले के साथ कंपनी के अनिश्चित भविष्य की आशंकाएं देखते हुए तमाम जानकार ये चेतावनी दे चुके थे कि पेटीएम में पैसा लगाना शायद ठीक नहीं होगा। शेयर बाजार की रवायत है कि खासकर बड़ी कंपनियों के बारे में आसानी से कोई बुरा नहीं बोलना चाहता, इसीलिए किसी ने सीधे सीधे ये तो नहीं कहा कि इसमें पैसा मत लगाइए, लेकिन पर्याप्त संकेत दे दिए थे कि अगर आप यहां पैसा न लगाएं तो ठीक रहेगा। आईपीओ से पहले आने वाली रिपोर्ट्स में इसे अवॉइड या स्किप की रेटिंग कहा जाता है। कुछ लोग इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म भी कहते हैं। हालांकि ऐसा कहने वाले ये भी बता देते हैं कि कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है, इसलिए लंबे समय की सलाह दे रहे हैं, या फिर इसलिए क्योंकि कंपनी हाल फिलहाल तो बहुत अच्छा नहीं कर रही, इसलिए हो सकता है कि आप काफी लंबे समय तक ये शेयर रखें तो फायदा हो जाए। जिन लोगों ने 2150 रुपए में शेयर खरीदा उन्हें पहले ही दिन कम से कम 9% और ज्यादा से ज्यादा 27.5% का घाटा हो चुका था। इसके बाद भी गिरावट का सिलसिला थमेगा या नहीं कहना मुश्किल था, क्योंकि एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज ने पेटीएम का सही भाव 1200 रुपए बताकर इसे अंडर परफॉर्म की रेटिंग देने वाली रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट लास्टिंग के दिन बाजार खुलने से पहले ही आ चुकी थी और तमाम जानकार कह रहे थे कि जो घाटा हो रहा है उसे खाकर भी पेटीएम के शेयर से निकल जाना बेहतर रहेगा। लेकिन बात सिर्फ पेटीएम की नहीं थी, बात उन लोगों की है जिन्होंने तमाम जानकारों की सलाह और चेतावनियों को नजरअंदाज कर पेटीएम के आईपीओ में अर्जियां लगाई। ये क्या सोच रहे थे? उन्हें कोई फिक्र क्यों नहीं थी? अपने पैसे से अर्जियां लगाने वाले छोटे बड़े निवेशकों को तो छोड़ दें, जिनके मैनेजर्स ने इस इश्यू में एंकर इन्वेस्टर के तौर पर अपने फंड का पैसा लगाया है, वो तो पूरी तरह पढ़े लिखे और कारोबार को अच्छी तरह समझने वाले लोग हैं। उन पर तो जिम्मेदारी है कि अपने निवेशकों के पैसे सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने की। फिर उन्हें क्या हो गया था? पेटीएम सबसे भयानक कहानी है, क्योंकि यहां पहले ही दिन शेयर इशू प्राइस से 27.5% नीचे जाकर बंद हुआ। लेकिन इससे पहले भी कुछ कंपनियों में लिस्टिंग के दिन खास नुकसान दिख चुका था। इनमें कल्याण ज्वेलर्स और विंडलास बायोटेक जैसी कंपनियां हैं जो 10% से ज्यादा गिरी, और सूर्योदय, कारट्रेड, नुवोको विस्टाज और SIS एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियां हैं जो लिस्टिंग के दिन 5 से 10% तक गिरी। हालांकि खराब लिस्टिंग का अर्थ यह कतई नहीं है कि कंपनी का कारोबार अच्छा नहीं है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब कंपनी का आईपीओ पूरा नहीं भरा या लिस्टिंग के दिन शेयर नीचे रहा, लेकिन बाद में उसने जमकर कमाई करवाई। आईपीओ में हल्के रिस्पांस के सबसे बड़े उदाहरण इन्फोसिस, HDFC और मारुति जैसे शेयर हैं। इन सभी का इश्यू पूरा भरने में भारी मुश्किल हुई और बाद में इन सब ने निवेशकों को जमकर कमाई करवाई। जो लोग शेयर बाजार में कमाई के किस्से सुनाते हैं वो अक्सर उन कंपनियों की बातें करते हैं जिन पर शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया और जब तक नजर पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसी कंपनियां आमतौर पर वो होती हैं जो कुछ नई किस्म का कारोबार कर रही होती हैं। आप इनके प्रोडक्ट्स या उनकी सेवा का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन इशू के समय अर्जी लगाने से कतरा जाते हैं। बाद में समझ में आता है कि कितनी बड़ी कमाई का मौका सामने था और आपने उसे गंवा दिया। ये अब कोई नई बात तो रह नहीं गई है। ऐसी तमाम कहानियां हैं और इन्हीं की वजह से लोग डरने भी लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी कमाई का कोई मौका हाथ से निकल जाए। पेटीएम में यही हुआ। अपने कारोबार की दिग्गज कंपनी है। ज्यादातर लोग जिन्होंने इसमें अर्जी लगाई वो दिन में 2-4 बार पेटीएम करते ही होंगे, तो देखने से लगता है कि कंपनी अच्छा कारोबार कर रही है, इसमें पैसा लगाने में क्या हर्ज है। दोस्तों, 2015 में विजय शेखर को सबसे प्रतिष्ठित इंडियाज इनोवेटिव CEO अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक जश्न में पेटीएम को दिल्ली के शीर्ष 50 ब्रांड्स में शामिल किया गया। 2006 में पेटीएम को मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप ऑफ द ईयर के रूप में पहचाना गया था। बता दें कि 43 साल के शर्मा की कंपनी पेटीएम ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए $2.5 अरब यानी लगभग 1 खरब 34 अरब रुपए जुटाए हैं। फाइनेंस टेक कंपनी पेटीएम अब भारत की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक बन गई है और नए उद्योगपतियों के लिए एक प्रेरणा भी। आपका फेवरेट ट्रांजिशन ऐप कौन सा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।